फ्रेंड्स, टीएफ नॉलेज चैनल के करंट अफेयर्स अगस्त 2020 पार्ट 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस की। ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस है वो 1 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसी घोषणा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। और आपको पता होना चाहिए कि इस दिन 3 तलाक को अपराध घोषित किया गया था, इसीलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाएगा। दूसरा बात कर लेते हैं एमएसएमई सक्षम पोर्टल की। एमएसएमई क्या होता है दोस्तों? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होता है, मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। तो एमएसएमई सक्षम ये एक पोर्टल है जो वन स्टॉप नॉलेज प्रोवाइड करेगा। वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल भी बोल सकते हैं इसको। तो एमएसएमई सक्षम जहां पर भी आएगा उसका रिलेशन किससे है? एमएसएमई सक्षम पोर्टल का उसका रिलेशन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से रिलेटेड जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करने का। और इसमें किस किस की भागीदारी है? सिडबी जो है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और सीआईबीआईएल एक क्रेडिट कंपनी है, सीआईबीआईएल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों मार्स 2020 परजर्वेंस रोवर मिशन। मार्स 2020 परजर्वेंस रोवर मिशन ये जो है नासा और यूएलए जो है उन दोनों का संयुक्त अभियान है। नासा का फुल फॉर्म आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। 1958 में स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और जो यूएलए है उसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। ये 2006 में बना था और अमेरिका के कोलोराडो में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों महात्मा गांधी सेतु की। महात्मा गांधी सेतु जो गंगा नदी पर बनाया हुआ है और ये बिहार में है। 5.5 किलोमीटर का पुल है। इसके अभी 1 लेन का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने किया है। ये 4 लेन पुल बनना है 5.5 किलोमीटर का बिहार में, महात्मा गांधी सेतु। तो महात्मा गांधी सेतु जब भी नाम याद आएगा गंगा नदी पर 5.5 किलोमीटर बिहार। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं आइवरी कोस्ट के पीएम जो है वो नए बने हैं। उनका नाम है हमीद बाकाइको। हमीद बाकाइको ये जो है आइवरी कोस्ट जो कि पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है दोस्तों, उसको हिंदी में आइवरी कोस्ट बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको कोट डिवोर बोलते हैं। कोट डिवोर। कोट डिवोर जो कंट्री है ये पश्चिमी अफ्रीकन कंट्री है। उसके नए पीएम बने हमीद बाकायको। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कोट डिवोर का कैपिटल जो है वो यामोसुक्रो है, यामोसुक्रो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की एक बहुत अच्छी पहले इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान में गरीबों को 8 रुपये में खाना मुहैया कराया जाता है। तो सिर्फ 8 रुपये में गरीबों को खाना मिल जाता है। इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार की योजना है। और इस 8 रुपये में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती दी जाती है। बहुत ही अच्छी योजना है दोस्तों। ये माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। 10th फाइनेंशियल कमीशन की बात करते हैं, 15वें जो वित्त आयोग है उसकी बात करते हैं दोस्तों। वित्त आयोग जो होता है हर 5 साल में गठन किया जाता है इसका, और प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में इसके तहत इसका गठन किया जाता है। अभी जो चेयरमैन है 15वें फाइनेंशियल कमीशन के जो 2020 से 2025 तक रहेगा उसके चेयरमैन एनके सिंह हैं। एनके और इसमें जो एक कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह की बैठक हुई है उसके अध्यक्ष संजीव पुरी को बनाया गया था। और उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है, सिफारिश दी है कि कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों का नेतृत्व होना चाहिए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की केवीआईसी की बात कर लूंगा दोस्तों। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसकी स्थापना 1956 में हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, अगरबत्ती के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और अगरबत्ती के निर्माण में उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया गया है, खादी को अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी गई है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग को। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्रालय की। जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है दोस्तों। स्कोच गोल्ड अवार्ड और क्यों मिला है? इन्होंने क्या किया है, सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण की योजनाएं बनाई है और उससे आदिवासियों को के सशक्तिकरण के लिए इन्होंने काम किया है।
9वें नंबर पे बात करेंगे ब्रिक्स की दोस्तों। ब्रिक्स का जो अभी एक बैठक हुई थी पर्यावरण मंत्रियों की। ब्रिक्स जो 5 देश हैं, उभरते हुए 5 देश हैं, उनका एक ग्रुप है। ब्रिक्स में बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ओरिजिनली ये ब्रिक था दोस्तों, जिसमें 4 ही कंट्री थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। लेकिन 2010 में 2006 में तो 4 ही कंट्री थे, लेकिन 2010 में क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका को भी इसमें मिला लिया गया था, तो अभी ये ब्रिक्स हो गया है। पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2020 वो कहाँ पर हुई है, रूस में हुई है। मतलब इसकी अध्यक्षता इस बार किसने की है, रूस ने की है। और अगले बार 2021 में जब होगा उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। एनसीएपी जो ग्रुप बनाया हुआ है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो बनाया है, ये किसके लिए बनाया गया है कि हवा का प्रदूषण है उससे बचाव के लिए या उसको नियंत्रित करने के लिए या उसको कम करने के लिए ये काम करेगा। जैसे कि आपने सुना होगा PM 2.5 और PM 10 जो है उसको भारत का लक्ष्य है कि 2024 तक 20 से 30% पर लाना है। यानी कि हवा में 20 से 30% से ज़्यादा PM 2.5 एंड PM 10 नहीं होना चाहिए। तो PM क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर होता है, मतलब कणिका तत्व, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं ये। 2.5 जो होता है वो माइक्रोमीटर्स में होता है। तो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे जो भी कण होते हैं उनको PM 2.5 बोलते हैं। जो 10 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं उनको PM 10 बोलते हैं। 10वें नंबर पे दोस्तों बात करूंगा, भारत में सबसे ज्यादा जो CCTV निगरानी वाला शहर है वो हैदराबाद है। तो ये याद रखिए, हैदराबाद में 3 लाख CCTV कैमरे लगे हुए हैं। और दुनिया के जो टॉप 20 सिटीज़ हैं उनमें से 16वें नंबर पे ये हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे। हैदराबाद जो है दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा CCTV निगरानी वाली शहर हैं, उनमें से 16वें नंबर पर है। 11वें नंबर पे दोस्तों बात करूंगा, मर्सिडीज चालक जो हैं लुइस हैमिल्टन, उन्होंने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। तो ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स इस बार किसने जीता है, मर्सिडीज के चालक लुइस हैमिल्टन ने। 12वें नंबर पे बात करेंगे दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात का परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। संयुक्त अरब अमीरात या UAE बोलते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है दोस्तों, उसका जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, बिजली बनाने के लिए जो न्यूक्लियर प्लांट है, वो बहुत चर्चा में रहता है और काफ़ी दिनों से इसका पर काम चल रहा था। अभी उसकी 1 यूनिट शुरू हो गई है, तो इसलिए वो खबरों में ये इतना बड़ा प्लांट है दोस्तों कि पूरा जो संयुक्त अरब अमीरात है उसका 25% जो इलेक्ट्रिसिटी लोड है, मतलब पूरे देश की 25% इलेक्ट्रिसिटी लोड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कैपेसिटी है इसमें। ये टोटल 5.6 गीगावाट का प्लांट है। इसमें 4 यूनिट हैं, 1400 मेगावाट की 1400 मेगावाट की 4 यूनिट है इसमें। तो ये टोटल बनता है 5.6 गीगावाट का। तो 5.6 गीगावाट 25% होता है संयुक्त अरब अमीरात का। तो अगर हम इससे कैलकुलेट करें तो टोटल UAE का जो डिमांड हो जाएगा वो 22 गीगावाट के आसपास हो जाएगा। क्योंकि ये छोटा देश है इसलिए 22 गीगावाट ही है। इंडिया का अगर आप देखोगे तो इंडिया का 180 गीगावाट है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। तो इंडिया तो बहुत बड़ा है। तो ये जो संयुक्त अरब अमीरात का जो परमाणु संयंत्र है उसका नाम है बराक परमाणु संयंत्र या बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये इसलिए भी सुर्खियों में है दोस्तों क्योंकि इसके UAE के आसपास के जो कंट्री है वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें न्यूक्लियर प्लांट में कुछ गड़बड़ होती है और ये कंट्रोल नहीं कर पाते इतने बड़े पावर प्लांट को, तो न्यूक्लियर जो रेडिएशन है उससे ये आसपास के कंट्री को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए भी ये सुर्खियों में रहता है। 13वें नंबर पे बात करूंगा दोस्तों, कोना कोना उम्मीद। कोना कोना उम्मीद करके एक कैंपेन चलाया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया है, कोटक महिंद्रा बैंक ने कि कोविड-19 में लोगों को बैंक की सुविधाओं को आसान बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, कोना कोना उम्मीद करके एक कैंपेन चलाया है। नेक्स्ट बात करूंगा 14 नंबर पर, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 यानी कि विज्ञान विद्यार्थी मंथन का जो शुभारंभ किया है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी, उन्होंने शुरुआत की है विद्यार्थी विज्ञान मंथन की। हर साल होता है विद्यार्थी विज्ञान मंथन, और ये किस लिए होता है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने के लिए होता है। 15वें नंबर पे दोस्तों बात करूंगा, आंध्र प्रदेश की एक पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है, ई रक्षा बंधन करके एक आंध्र प्रदेश सरकार ने
एक पहल चलाई है जिससे क्या होगा कि लोगों में ऑनलाइन साइबर जागरूकता आएगी। मतलब ऑनलाइन साइबर जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम चलाए गए। 16वें नंबर पे दोस्तों बात करेंगे लेबनान की राजधानी बेरूट की। बेरूट में क्या हुआ दोस्तों, गोदाम में संग्रहित अमोनिया नाइट्रेट था, उसमें विस्फोट हो गया था, आपको याद होगा, जिसमें 137 लोग मर गए और 5000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो वहां पे 2 सप्ताह का आपातकाल घोषित कर दिया है। 17वें नंबर पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि गूगल ने जो एक नियर बाय शेयर करके एक फाइल शेयरिंग फैसिलिटी लॉन्च की है। गूगल जो है दोस्तों वो क्या करता है, जैसे कि पहले आपने शेयर इट देखा होगा जिससे कि आप फाइल ट्रांसफर करते थे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे, तो ये गूगल ने खुद ने ही ये सुविधा यूजर्स को दी है कि जिसके पास गूगल अकाउंट है, आपके मोबाइल में मान लीजिए कि गूगल अकाउंट है आपके पास, तो आप एक फाइल को दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्लूटूथ प्लस लोकेशन दोनों ऑन करनी होगी और आपके पास जो मोबाइल है वो एंड्रॉयड 6.0 प्लस होना चाहिए, मतलब एंड्रॉयड 6.0 से ऊपर का होना चाहिए। तो आप क्या कर पाएंगे, गूगल आप सेटिंग्स में जाएंगे, वहां पे गूगल में जाएंगे, गूगल में जाने के बाद डिवाइसेज में जाएंगे तो आपको शेयरिंग का ऑप्शन आएगा एक, तो आप वहां से शेयर कर पाएंगे। तो नियर बाय शेयर लिखा आएगा, गूगल में गए, डिवाइस में गए, उसके बाद नियर बाय शेयर आएगा, फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हो जाएगा। 18वें नंबर पे दोस्तों बात करूंगा हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के धौला कुआं में एक आईआईएम का आधारशिला रखी गई है। तो आईआईएम आप जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो आईआईएम जो है वो आईआईएम सिरमौर बोला जा रहा है, एक्चुअली वो धौला कुआं में बनेगा। तो आईआईएम धौला कुआं, सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। आपको बता दूं जानकारी के लिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो जयराम ठाकुर हैं, और हिमाचल की जो राजधानी है दोस्तों, 2 राजधानियां हैं, शिमला जो गर्मी में होती है और धर्मशाला सर्दी में होती है। 19वें नंबर पे दोस्तों बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के देश गयाना की। गयाना दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जो नॉर्थ दक्षिण अमेरिका में आता है। वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मार्क फिलिप्स, और इस देश की जो राजधानी है, गयाना की राजधानी, वो जॉर्ज टाउन है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों परमाणु बम के बारे में। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे आपको पता है परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने, उसको 75 साल हो गए। तो 2020 में यह जो घटना थी परमाणु बम गिराने की, उसको 75 वर्ष हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय करके एक न्यूक्लियर बॉम्ब था, वो हिरोशिमा शहर पे गिराया गया था, जिसमें पूरा शहर तबाह हो गया था। उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी सिटी पर, जो जापान का शहर है, उस पर एक फैट मैन न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, और इन दोनों ही बॉम्ब ब्लास्ट में कम से भी कम 2 से 2.5 लाख लोग मारे गए थे। 21वें नंबर पे दोस्तों बात करूंगा इब्राहिम अलकाजी की। इब्राहिम अलकाजी भारत के रंगमंच के एक बेहतरीन कलाकार थे, जाने माने कलाकार थे इब्राहिम अलकाजी। उनका निधन हो गया है और वो एनएसडी के निर्देशक डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो पूर्व निर्देशक थे एनएसडी के। एनएसडी क्या होता है दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। तो ये न्यू दिल्ली में है और बड़े बड़े एक्टर हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, यहीं से पढ़कर आते हैं, जैसे कि परेश रावल हो गया, शाहरुख खान हो गया, इरफान खान हो गया। इब्राहिम अलकाजी थे, ये जाने माने नाट्य शिक्षक भी थे और एनएसडी के डायरेक्टर भी रहे थे। इनको पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला हुआ था। इसके बाद में दोस्तों बात करूंगा गिरीश चंद्र मुर्मू की, जीसी मुर्मू। आपको अगर न्यूज़पेपर आप रोज पढ़ते होंगे तो ये नाम बार बार आता है। एक्चुअली ये गिरीश चंद्र मुर्मू है, इनको नया कैग बनाया गया है भारत का। कैग क्या होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, या यूं कहें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो राजीव महर्षि थे उनका स्थान लेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों मालदीव की। मालदीव को भारत 18 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण देगा मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए। तो 18 मिलियन डॉलर ये ऋण भारत मालदीव को देने जा रहा है, जिससे कि मालदीव मछली पकड़ने की जो सुविधाएं हैं उसमें विस्तार कर सके, उसको आधुनिक बना सके। और ये जो ऋण दिया जा रहा है दोस्तों, ये मालदीव इंडस्ट्रियल
फिशरी कंपनी को दिया जा रहा है। मालदीव MIFCO है, मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों ICC T20 वर्ल्ड कप की, जो 2021 में होने वाला है। इसकी मेजबानी भारत करेगा। तो अभी आपको याद रखना है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 है, उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 25वें नंबर पे दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं दोस्तों, मैं वीडियो में बहुत बार बताता रहता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं? बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स होते हैं, जिनको चार्ज करो बैटरी को और आप फिर उसको से आपकी गाड़ी, स्कूटर, रिक्शे को चला सकते हैं, ऑटो को चला सकते हैं, जिससे कि पोल्यूशन कम होता है। और तो इसके लिए क्या किया है दिल्ली सरकार ने कि जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है, पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स है, उसको माफ़ कर दिया है, इसको प्रोत्साहन देने के लिए कि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा इनको खरीदें। और कार को खरीदने पे 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दिल्ली सरकार देगी। और ऑटो या रिक्शा खरीदना है तो 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि ये ग्राहक को देगी। तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदें और शहर में प्रदूषण कम हो सके। दिल्ली सरकार का ही टारगेट है कि 2024 तक 25% दिल्ली की रोड पर चलने वाली गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए, जो कि अभी 1% भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है। हालांकि और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी स्टोरेज का लेकर जो समस्या है, अगर वो सोल्व हुई तो शायद ये अचीव हो पाएगा, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि अचीव कर पाएंगे 25%। लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छी पहल है, कम से कम कोई तो है जो पोल्यूशन के लिए इतना सोच रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों प्रदीप कुमार जोशी की। प्रदीप कुमार जोशी जी जो हैं वो हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। प्रदीप कुमार जोशी जी ये पहले यूपीएससी के बोर्ड मेंबर थे और मतलब ये यूपीएससी में ही थे। अभी इनको अध्यक्ष बना दिया गया है प्रदीप कुमार जोशी जी को। और आपको पता है ये यूपीएससी जो है भारत के नौकरशाहों को और राजनयिकों को, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और डिप्लोमेट्स होते हैं, उनका चयन करती है। जैसे कि IAS हो गए, IPS हो गए, IFS, IRS, इनका एग्ज़ाम्स लेते हैं और इनको चयन करते हैं, नौकरशाहों को, राजनयिकों को, मतलब ब्यूरोक्रेट्स एंड डिप्लोमेट्स को। इससे पहले अरविंद सक्सेना थे, उनकी जगह पे प्रदीप कुमार जोशी अब अध्यक्ष बन जाएंगे। और आपको पता ही है कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं यूपीएससी के, क्योंकि ये संवैधानिक इकाई है। आर्टिकल 315 से 323 में यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में लिखा गया है। तो आपको इसकी नियुक्ति एग्जैक्ट आर्टिकल देखना है तो आर्टिकल 316 होता है। भाग 14 में, आर्टिकल 314 में यूपीएससी का जो अध्यक्ष की नियुक्ति है उसके बारे में दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। 27वें नंबर पे दोस्तों बात कर लेते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है भारत सरकार का। एक बेहतरीन और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं मानता हूं कि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी इसकी शुरुआत अब हुई है, यानी कि 4-5 साल और लगेंगे, मतलब 2024-25 तक ये पूरा हो पाएगा, जिससे कि अंडमान निकोबार के जो लोग हैं उनको हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके। अभी क्या है दोस्तों, वहाँ हमारे यहाँ तो ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट चलता है, इसलिए हम 4G स्पीड का फ़ायदा ले सकते हैं। वहाँ पर क्या है, सैटेलाइट की वजह से इंटरनेट चलता है, सैटेलाइट नेटवर्क से, और वो भी एक ही है वहाँ BSNL सिर्फ। तो BSNL की मोनोपोली चलती है। तो BSNL की मोनोपोली चलने के वजह से बहुत बिल आता है लोगों को, तो उसके लिए भी ये न्यूज़ में रहता है कि वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लूट हो रही है, क्योंकि BSNL मनमर्जी बिल ले रहा है उनसे और स्पीड भी बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो ये जो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल है, समुद्र के अंदर सबमेरीन केबल होगा ये, और चेन्नई से इसको बिछाएंगे। चेन्नई से बिछाएंगे तो 1450 किलोमीटर के बाद में पोर्ट ब्लेयर आएगा। तो पोर्ट ब्लेयर से भी फिर बहुत सारे द्वीप हैं वहाँ पे, 200 से ज़्यादा द्वीप हैं अपने ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो जिनको बोलते हैं। तो वहाँ उनको भी फिर इंटरकनेक्ट किया जाएगा। तो 850 किलोमीटर वो है, तो टोटल 2300 किलोमीटर की ये योजना है। 4-5 साल में इसको पूरा किया जाना है। आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार के जो उपराज्यपाल हैं अभी, वो DK जोशी हैं। और ये जो केबल होगी दोस्तों, इसमें एक जो केबल मेन जो लिंक होगा वो होगा चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, वो होगा 2x2
200 जीबीपीएस का, वो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जाएगा 1450 किलोमीटर का, यानी कि दो केबल होगी 2x200 जीबीपीएस की, यानी कि 400 जीबीपीएस, यानी कि दो लिंक होंगे, एक खराब हो गया तो दूसरा चलता रहेगा। इसलिए हमेशा दो लिंक दिया जाता है कि N-1 सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, रिलायबिलिटी बनी रहे। मान लो कि 200 की जगह 400 जीबीपीएस की अगर एक ही केबल यूज करते हैं और उसमें फॉल्ट आया तो पूरा ठप हो जाएगा इंटरनेट। इसलिए दो लिंक हमेशा रखे जाते हैं जिससे कि रिलायबिलिटी बनी रहे, एक खराब हो जाए तो दूसरा चालू रहे। और पोर्ट ब्लेयर से दूसरे जो द्वीप है उनको दो केबल 100 जीबीपीएस की, यानी कि 2x100 जीबीपीएस से जोड़ा जाएगा। 28वें नंबर पे बात करेंगे दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना की। इससे पहले के जो वीडियो था दोस्तों जुलाई का, उसमें मैंने पीएम स्वनिधि योजना का जिक्र किया था। उसमें ये कहा गया था कि जो वेंडर्स होते हैं, जो रोड पे ठेला लगा के काम करते हैं, उनको लोन दिया जाएगा जिससे कि वो अच्छे से अपना बिजनेस कर सके। तो अभी उसमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ी है सरकार, और जिनके पास पहचान पत्र नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है या आईडीज नहीं है, तो उनके लिए उन्होंने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, LOR बोलते, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन करके एक जारी किया है कि जिसके पास पहचान पत्र नहीं है उसको भी लोन दे दिया जाए इसके तहत। तो LOR मॉड्यूल लॉन्च किया है पीएम स्वनिधि योजना के तहत, जिससे कि जो वेंडर है उसको आसानी से ऋण मिल सके। 29वें नंबर पे दोस्तों बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश आपको पता है पाकिस्तान था पहले, तो पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बना। 1971 में जब लड़ाई हुई और भारतीय सेना बांग्लादेश की तरफ से लड़ी, तो उसके बाद में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। तो बांग्लादेश को आज़ाद करने में भारतीय सैनिकों का योगदान है 100%, क्योंकि बिना भारतीय सैनिकों के पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान है जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, वो पश्चिमी पाकिस्तान जो ओरिजिनल पाकिस्तान अभी का है उससे आज़ाद नहीं हो पाता। तो हमारी जब आज़ादी हुई थी 1947 को, तब पाकिस्तान को दो हिस्से मिले थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक जो बांग्लादेश है, और पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी का है। तो बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कुछ मतभेद और विचार, क्योंकि इनकी भाषा भी अलग है, खान पान भी अलग है, रंग भी अलग है, तो इस तरह से कुछ भेदभाव हुआ। इसलिए बांग्लादेशी जो लोग थे, पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने अलग देश की मांग की। इसको लेके जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो लोगों ने सैनिक दबाव डालने की कोशिश की। फिर जो बांग्लादेश है उन्होंने भारत से सहायता मांगी थी, और भारतीय सेना वहाँ जाके पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर करवाया था बहुत बड़ी तादाद में। तो उसके सम्मान में बांग्लादेश क्या कर रहा है, भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्मारक का निर्माण करवा रहा है। तो बांग्लादेश के अंदर होगा वो, भारतीय सैनिकों के सम्मान में जो स्मारक बनेगा वो बांग्लादेश में बनेगा। ये बहुत ही गर्व की बात है। तो दोस्तों ये थे अगस्त 2020 पार्ट 1 के कुछ करंट अफेयर्स। महीने के अंत में एक बार फिर से मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आऊँगा पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।